की शुरुआत इस वक्त एक बड़े खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां फुल एक्शन मोड में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया वाराणसी जाने से पहले उन्होंने गोरखपुर में निरीक्षण किया है। अस्पताल में सीएम ने कोरोना के इंतजाम देखे हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण भी उन्होंने किया है। इसके बाद उन्हें बलिया और वाराणसी भी जाना है, लेकिन इससे पहले वो पहुंचे गोरखपुर। यहां औचक निरीक्षण अस्पताल का किया, कोविड को लेकर क्या इंतजाम है उन सबको देखा और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी हवाई निरीक्षण उन्होंने किया है। उनका बलिया और वाराणसी जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले उन्होंने किस तरह गोरखपुर में निरीक्षण किया और उसके अलावा हवाई निरीक्षण बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एम्स अस्पताल वो पहुंचे, उन्होंने साफ सफाई का इंतजाम देखा। इसके अलावा कोरोना को लेकर क्या यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वो सभी दुरुस्त हैं, इसके बारे में मेडिकल ऑफिसर से भी जानकारी ली। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर के एम्स अस्पताल की, और ये वो तस्वीर है जब हवाई निरीक्षण किया था उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का। कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, कोसी का पानी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो गांव हैं वो जलमग्न भी हो गए हैं। बाढ़ की स्थिति क्या है उसका हवाई जायजा सीएम योगी ने लिया है, और उससे पहले वो अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल स्टाफ से पूरे इंतजामों के बारे में जाना। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में इस वक्त सीएम है। सूबे का कोई भी मुद्दा हो, उसे हर एक मुद्दे पर उनकी नजर बनी रहती है। कल अयोध्या पहुंचे थे 5 अगस्त के इंतजामों का जायजा लेने, आज गोरखपुर के एम्स पहुंच गए मेडिकल सुविधाएं कैसी हैं ये देखने, और इसके अलावा बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका हवाई निरीक्षण भी करते हुए आज वो दिखाई दिए हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से फुल एक्शन में सीएम योगी, और यहां से ठीक वो बलिया जाने वाले हैं और वाराणसी भी उनका दौरा रखा गया है। यहां पर भी वो हालात को जांचेंगे, व्यवस्थाओं और इंतजामों का जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों को हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा। दूर दूर तक जहां नजर जाती है आप भी देख पा रहे हैं कि पानी पानी दिख रहा है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, कई गांव डूब गए हैं। तटीय इलाकों में जो बसे हुए लोग हैं उनके सामने अचानक ही रहने और खाने पीने का संकट आ गया है, बेघर हो गए हैं लोग। गोरखपुर से फोन लाइन पर नीरज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, हवाई मार्ग से उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, गोरखपुर एम्स पहुंचकर उन्होंने यहां मेडिकल स्टाफ से कोविड के इंतजामों का जायजा लिया। अब यहां से बलिया और वाराणसी जाएंगे, पूरी तरह से फुल एक्शन में है सीएम योगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से राप्ती और सरयू और रोहिणी उफनाई हुई है, उस तरह से पूरा आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है। पूरी तरह से हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी किसी गांव के अंदर पानी घुसने की बात नहीं सामने आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो ये पानी से चारों तरफ से घिर गए हैं, और नाव और ट्यूब का भी लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है गांव के अंदर जाने और अपने घरों का जो सामान जो घरों में रखा है उसे सुरक्षित करने के लिए। हालांकि एकदम एक्शन में सीएम योगी हैं भी, और उन्होंने अचानक से अपना प्रोग्राम बदला और वे सीधे जो है एम्स और फिर वहां से रेलवे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, और फिर बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक भी करते हैं हवाई दौरे के बाद। तो ये एकदम पूरी तरह से एक्शन में है योगी जी, और ये बलिया और सीधे उसके बाद बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, उसके बाद बलिया और बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नीरज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे अपडेट लेंगे। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे सीएम योगी ने पहले अस्पताल में कोविड के इंतजामों को बारीकी से देखा, मेडिकल स्टाफ से पूरी जानकारी ली, बाकायदा कोविड वार्ड में जाकर उन्होंने देखा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण भी उन्होंने किया। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के द्वारा अनधिकृत घुसपैठ को पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब देकर के तो आज कारगिल विजय दिवस है, 21वां साल है आज कारगिल विजय दिवस का। उस पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन गोरखपुर से बलिया पहुंच चुके हैं अब सीएम योगी। अगला अपडेट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बलिया में अफसरों के साथ वो बैठक करेंगे। इसके अलावा आजमगढ़, बलिया और मऊ के अफसरों के साथ उनकी बैठक होने वाली है, और फिर वो वाराणसी भी जाएंगे। अजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता बलिया से। अजय, किस तरह की बैठक अफसरों के साथ होने वाली है और यहाँ किस तरह के इंतजामों का जायजा सीएम योगी ले रहे हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले बलिया पहुंच चुके हैं। वो अपनी यहाँ होने वाली मंडलीय बैठक में बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में वो शरीक हो चुके हैं और आपको बता दूं कि 11 मई को पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद से लगातार हमें कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी को लेकर समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं और उसके बाद यहां से वाराणसी भी रवाना होंगे। आप कितनी देर तक रुकेंगे बलिया में इस दौरान और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रखा गया है बलिया में इस बैठक के अलावा? जी, इस बैठक के अलावा कोई और कार्यक्रम नहीं था। ये बैठक शहर में कलेक्ट्रेट में होनी थी, लेकिन वो बैठक जहां कैस्टरबे स्कूल में वहीं पर यह बैठक हो रही है और ये बैठक 1:30 बजे तक चलेगी लगभग और 1:30 बजे के बाद यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रिया अजय, आप नजर बनाए रखिए। तो थोड़ी देर बाद वाराणसी के लिए भी रवाना हो जाएंगे। ये खास बैठक वो करेंगे, तमाम ऑफिसर से अपडेट लेंगे, व्यवस्था इंतजामों को परखेंगे और यहाँ से निकलेंगे सीधा वाराणसी जहाँ पर उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। और एबीपी गंगा भी आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा। और एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। फिरोजाबाद में बोरवेल की सफाई के वक्त एक हादसा हो गया है। मिट्टी धंसने से एक मजदूर उसमें दब गया जिससे उसकी मौत हो गई है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरिंग से उसका शव बाहर निकाला गया। अहम खबर, मिट्टी धंसने से एक मजदूर दब गया। फिरोजाबाद की घटना है जहां पर बोरवेल की सफाई का काम चल रहा था। ये मजदूर उस काम में जुटा हुआ था, लेकिन मिट्टी धंसी और उसके साथ के मजदूर भी उसमें जा गिरा। उसको बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 5 घंटे बीत चुके थे और इस मजदूर ने दम तोड़ दिया। उसका शव बाहर निकाला जा सका। ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं। बोरवेल की सफाई का काम चल रहा था और मिट्टी धंसी, ये मजदूर उसमें जा गिरा। 5 घंटे तक निकालने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन आखिरकार उसका शव बाहर आया। मजदूर की इसमें मौत हो गई। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कृष्णा, 5 घंटे की मशक्कत चली लेकिन फिर भी शव बाहर आया, मजदूर नहीं बच पाया। किस तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? जी, ये सुबह 6 बजे की घटना है। 6 बजे एक पुराना बोरवेल कुआं है, उसको गहरा खोदने के लिए उसमें एक मजदूर गया था। उसको ईंटें निकाल रहा था, तभी एक ईंट निकल गई। इससे पूरा कुआं दब गया और मजदूर उसके नीचे दब गया। प्रशासन को ये बात पता लगी कि एक मजदूर उसमें दब गया है, तो वहाँ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। वहाँ 2 जेसीबी मशीनों को बुलाया गया। उसके चारों तरफ खुदाई की। खुदाई में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुदाई की। 5 घंटे लग गए और मजदूर को उससे पहले नहीं निकल पाए, जिससे मजदूर की मौत हो गई थी। तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक बाहर निकाला जा सका, गड्ढे को बढ़ाया गया, तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। शुक्रिया कृष्ण, अहम जानकारी के लिए। मिट्टी धंसने से मजदूर दब गया जिससे उसकी मौत हो गई है। सुबह की ये घटना है। बोरवेल को बड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए ये नीचे उतरा था। वहां से कुछ ईंटें हटाने का काम इसने किया, लेकिन एक ईंट जैसे ही खिसकाई, ऊपर से बड़ा सा मिट्टी का ढेर या टीला उस पर जा गिरा। उसके नीचे वो मजदूर दब गया। दम घुटने के कारण उसकी जान चली गई। और अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े हत्या की एक वारदात हुई है। सरेआम हत्या के बाद फायरिंग करके हत्यारे भाग गए। भागते वक्त सीसीटीवी कैमरे में ये हत्यारे कैद हो गए। तो सरेआम फायरिंग के बाद वहां से हत्यारे फरार हो गए, लेकिन ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दिन दहाड़े अंबेडकर नगर में पहले उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद फायरिंग करके वहां से भागने लगे, लेकिन ये सब कुछ कैद हो गया सीसीटीवी फुटेज में। ये आप देखिए कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरा इन्होंने कवर किया हुआ है पूरी तरीके से। पहले एक हत्या की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, सरेआम आए और इस दुकानदार को गोली इन्होंने मारी और वहां से देखिए किस तरह ये निकलकर भाग रहे हैं। सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद हो गया। एक व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है, वो भी हड़बड़ा गया इनको देखते हुए, जिस वारदात को अंजाम देके दिन दहाड़े दुकान के अंदर घुसे, यही मंशा लेकर आए थे कि मर्डर करना है। वहां बैठे हुए शख्स को गोली मारी और फिर वहां से भाग गए, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अंबेडकर नगर की यह घटना है। और इस वक्त हमारे संवाददाता यज्ञेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। यज्ञेश, पुलिस कुछ पता लगा पाई है अभी तक इन हत्यारों के बारे में? ये हम आपको बता दें, ये हत्या बीते 23-24 की रात में हुई थी, जिसमें बदमाशों ने दिन दहाड़े एक हकीम है वहाँ के हसवर थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनकी हत्या कर दी थी।
और कल रात पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। एक के पैर में गोली भी लगी है, उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये पता चल रहा है कि पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया है। आज इसका खुलासा पुलिस जरूर करेगी। जी, तो खबर ये आ रही है कि बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। लेकिन देखिए कैसे आप बता रहे हैं कि हकीम है, वो अपनी दुकान पर बैठे थे, अचानक ये दोनों आते हैं और उनको मौत के घाट उतारकर वहां से भाग जाते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। यज्ञेश, आखिर ये मर्डर क्यों किया गया, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है? पता नहीं जी, कारणों का कुछ पता भी फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस उन दोनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि जो है लड़की की किसी जो है आशिकी का मामला था, मृतक के पुत्र का जो है किसी से मामला था, उस वजह से जो है उसकी हत्या की गई है। जी, शुक्रिया अहम जानकारी के लिए यज्ञेश। तो आज पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी और औपचारिक रूप से सारी जानकारी रखेगी कि आखिर क्यों ये हत्याकांड हुआ, और ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल सरेआम फायरिंग के बाद ये हत्यारे भागे। आप देखिए एक बार फिर से वो सीसीटीवी फुटेज, गोली मारी इन्होंने, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उसके बाद हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रही है, फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए। अब खबर हमीरपुर से है, जहां स्कूल के एक बाबू की घटना सामने आई है। वो बाबू दरअसल सबको धमकी देता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल का बाबू अवैध तमंचा लहराते हुए धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये शख्स सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में क्लर्क के पद पर तैनात है। मामला राट कोतवाली इलाके के जुगियाना मोहल्ले का है। अब पुलिस इस बाबू की तलाश में जुट गई है। सामने खड़ा हूं, चला के दिखा। कुछ नहीं बोले, ये गाड़ी चल रहा है हमसे। क्या पता किसने तोड़ी? चला चला कट्टा, मारेगा मारगा। चले बे, तू चला ना, सामने खड़ा हूँ, चला के दिखा। तो तस्वीरें देखिए आप, स्कूल का एक बाबू है, हाथ में पिस्तौल है और उससे धमकी देता हुआ ये नजर आ रहा है। अवैध हथियार है। मारेगा मारगा। चले बे, तू चला ना, सामने खड़ा हूँ, चला के दिखा। कुछ नहीं बोले, ये गाड़ी चल रहा है हमसे। क्या पता किसने तोड़ी? चला चला कट्टा, मारेगा मारगा। चले बे, तू चला ना। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल के बाबू की ये शर्मनाक करतूत है। हाथ में देसी कट्टा और उससे धमकी देता हुआ जा रहा है कुछ लोगों को, और लोग भी कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो एक बार मार करके दिखाओ। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अवैध हथियार इसके हाथ में है, सरेआम इसे लेकर ये घूम रहा है, लोगों को धमका रहा है। कुछ नहीं बोले, ये गाड़ी चल रहा है हमसे। क्या पता किसने तोड़ी? चला चला कट्टा, मारेगा मारगा। चले बे, तू चला ना, सामने खड़ा हूँ, चला के दिखा। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां मुरादनगर में भयंकर मारपीट की घटना हुई। मास्क न पहनने को लेकर टोकने पर यहां भिड़ंत हुई, जिसके बाद वहां 3 युवकों ने मारपीट की। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए गार्ड और सेल्समैन में हाथापाई का ये वीडियो है। मास्क को बोला तो गुंडाई दिखाई और बदले में हुई ये मारपीट। मास्क की नसीहत दी गई, जिस पर दबंग भड़क गए और किस तरह गार्ड के साथ उन्होंने मार पिटाई की, हाथापाई की, आप खुद देखिए। गाजियाबाद की घटना है और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और वो हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड और सेल्समैन की पिटाई की इन दबंगों ने। मास्क पहनना जरूरी है पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं तो हैवी फाइन लगेगा। ये साफ तौर पर सरकार का भी दिशा निर्देश है। लेकिन देखिए इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही गार्ड ने उनको टोका कि आप मास्क लगाइए, ये बात इतनी नागवार गुजरी कि गार्ड और सेल्समैन की इन दबंगों ने पिटाई कर दी। जमीन पर पटक कर नीचे गिराकर पीटा, डंडे से उन पर हमला किया। ये देखिए आप किस तरह पटक पटक कर गार्ड को ये लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के हाथ में डंडा है, ये देखिए किस तरह डंडे से गार्ड और सेल्समैन को मारा गया। बढ़ते हैं आगे। अब खबर बरेली से है, जहां कटिया डालने को लेकर 2 पक्षों में महासंग्राम हो गया। इतना ही नहीं, जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस एक्शन ले रही है। पूरा मामला बिथरी के केसरपुर गौटिया का है।
तो दो पक्षों के बीच में एक मामूली सी बात पर कितना भयंकर संग्राम हुआ आप देखिए। महिलाएं पुरुष सभी आपस में भिड़ गए। आसपास जो बड़े बड़े डंडे और बल्लियां रखी हैं उन्हीं से ही एक दूसरे पर हमला बोल दिया। भयंकर बवाल मचा, लोगों को चोटें आई, लेकिन ये लोग नहीं रुके। दोनों तरफ से पथराव हुआ, लाठी डंडों से एक दूसरे पर लोगों ने हमला किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है। जौनपुर में भी दो पक्षों की भयंकर झड़प हुई है। रास्ते के विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दो गुटों के बीच मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। शाहगंज के बड़ा गांव में यह मारपीट की घटना हुई है और ये तस्वीरें आप जौनपुर की देख रहे हैं। यहां भी दो पक्षों में खूनी झड़प हुई है। महिलाएं पुरुष सभी एक दूसरे पर ईंटें डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके हाथ जो पड़ा वो ही एक दूसरे पर बरसा दिया लोगों ने। ये भी नहीं देखा कि कौन महिला है कौन पुरुष, सभी एक दूसरे पर यह खूनी हमला करने पर उतारू थे। ये विवाद एक रास्ते को लेकर बताया जा रहा है, जिसे लेकर ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। और देखिए सड़क पर पत्थर पड़ा है, डंडा पड़ा है, उसे उठाकर एक दूसरे पर लोगों ने बरसा दिया। महिलाएं भी लाठी डंडों से पीटती हुई नजर आ रही हैं। लोगों की चीखें निकल रही हैं। एक खौफ पूरे माहौल में है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा। ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राज्यनामा को-पावर्ड बाय स्माइल ट्रेन, चेंजिंग इंडिया वन स्माइल एट अ टाइम। विवादों की कचहरी से मंदिर की वेदी तक, भूमि पूजन के मंत्रों से मंदिर की ध्वज पताका तक, निर्माण का आंखों देखा हाल, हर पल हमारी नजर। अयोध्या पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है। संजीत हत्याकांड पर यह बहुत बड़ी खबर है। संजीत हत्याकांड में पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। हत्या में इस्तेमाल कार के दावे को लेकर आरोप लग रहा है। पड़ोसी ने कहा है कि वो कार महीनों से वहां खड़ी थी। पुलिस इस कार को धक्का लगाकर ले गई थी। पड़ोसी ने आरोपी ज्ञानेंद्र के पिता ने भी सवाल उठाए हैं। पुलिस पर सवाल उठे हैं कि अब तक संजीत का शव भी बरामद नहीं हो पाया है। 22 जून को किडनैपिंग हुई थी और 10 जुलाई को सर्विलांस टीम ने अपना काम शुरू किया था। शुरुआत से ही पुलिस ने जिस तरह इस मामले में हीला हवाली की, उस पर सवाल उठते रहे। निलंबित बर्रा इंस्पेक्टर रणजीत राय ने सर्विलांस टीम को कोई जानकारी नहीं दी थी। लगातार परिवार आरोप लगा रहा है और ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हत्या में इस्तेमाल कार के दावे को लेकर यह बड़ा सवाल है। पड़ोसी ने बताया कि वो कार महीनों से वहां पर खड़ी हुई थी।
पुलिस उस कार को धक्का लगा कर ले गई थी। ये पड़ोसियों ने बयान दिया। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी पुलिस की भूमिका भी अब एक तरह से इस बयान के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। संजीत हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। कांड में आया है, ये तो मैं भी पेपर के द्वारा देखा हूँ, पढ़ा हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके साथ ज्यादती हुई है और उसके साथियों ने ज्यादती करके, चूँकि ये सीधा साधा था, उसको दबाव में लेकर के, और चूँकि प्रशासन की इतना वो भयभीत था कि प्रशासन के सामने बोल नहीं पाया, उसके साथियों ने सारा आरोप उसके ऊपर मढ़ दिया और उसको गुमराह करके हर चीज़ को उसी पर करते गए। तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। और जिसका उसको अपराध का बोध नहीं था कि कितना बड़ा अपराध होने जा रहा है। इसमें नेचर तो बहुत सरल स्वभाव लगा था, बहुत ही सरल स्वभाव था। हम ही का पूरे मोहल्ले में पूछने के, इससे कोई किसी से था ही नहीं। वो सबसे व्यवहार बड़े सरल था, अपने रास्ते आना जाना, और हमारी समझ से उसके साथ जास्ती हुई है। इसके जो मित्र है, साथी हैं, इसको फंसाया गया। पुलिस कहना है कि मेन आरोपी यही है, जो मास्टरमाइंड था यही है। हाँ, जो उन्होंने सही कहा कि मास्टरमाइंड तो नहीं हो सकता, वो साथ में दबाव में आ करके जा सकता है मित्रता के नाते। तो आरोपी ज्ञानेंद्र के पिता और पड़ोसियों ने बड़ा बयान दिया है। हत्या में जिस कार का इस्तेमाल बताया, उसे ज्ञानेंद्र के घर से धक्का लगाकर ले गई थी पुलिस। पड़ोसी ने कहा, महीनों से घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी, महीनों से कार मेरे घर के बाहर खड़ी थी। ज्ञानेंद्र के पड़ोसी ने इस बात को कहा है। पुलिस ने कार चालू करने की कोशिश की, लेकिन ये कार स्टार्ट ही नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कार को लेकर नहीं पहुंची थी पुलिस। जहां संजीत को बंधक बनाकर रखा गया, वहां पर जंग लगा ताला लटका हुआ है। पुलिस ने मकान और कार की फोरेंसिक जांच भी नहीं करवाई है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम के नामों का भी खुलासा नहीं किया गया है। 22 जून को अपहरण हुआ, 10 जुलाई को सर्वेलांस टीम ने काम किया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात अपहरण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अपहृत युवक ब्रजेश का अब तक कोई पता नहीं। अपहरण के 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। लगातार तफ्तीश में जुटी है पुलिस की टीम। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। 16 जून को अपहरण हुआ और अब तक कोई सुराग नहीं है। तो एक और अपहरण कांड कानपुर से, कानपुर देहात का यह मामला है, जहां पर अपहृत युवक ब्रजेश का अभी तक कोई पता नहीं चला है। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 9 दिन से वो गायब है, लेकिन अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रभात अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात, कानपुर से 2 बड़ी खबरें। एक तो संजीत किडनैपिंग और अपहरण कांड पर अब पड़ोसियों का बयान सामने आया है, वहां पर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा बड़ा सवाल, इस किडनैपिंग केस से ज्यादा वक्त नहीं हुआ था संजीत के केस को कि एक ये नया केस सामने आ गया। कानपुर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर पुलिस की जाए तो कानपुर पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है और जो उसकी कार्रवाई करने की तरीका है वो भी कहीं ना कहीं संदेहजनक है। तो कानपुर देहात जो पुलिस है वो कानपुर पुलिस से भी एक कदम आगे निकली। अगर बात कानपुर देहात की जाए तो भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरा गांव पड़ता है। यहाँ पर 9 दिन पहले एक युवक का अपहरण हो जाता है और अपहरण के दूसरे दिन 20 लाख की फिरौती मांगी जाती है। बावजूद इसके अभी तक 9 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन बाद भी पुलिस अभी तक मीडिया या किसी भी व्यक्ति के पास आकर कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है, कहीं सामने नहीं आ रही है। उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बहन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप जानना चाहेंगे कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्या कहेंगे और क्या पुलिस ने आपके अभी तक मदद कोई करी है? क्या पुलिस कह रही कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या कर रहे हैं। और मेरे भाई को कुछ अता पता नहीं, 10 दिन हो गए यहाँ से, पता नहीं किस हाल में है, वो कैसा है, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं पहने, ऐसे गया है, ऐसे ले गए उसको उठा के। पुलिस का कोई अधिकारी आपके पास आया अभी तक बात करने के लिए? हमको नहीं मालूम है, पापा लोग को मालूम होगा। आपके पापा और मम्मी लोग कहाँ पर हैं अभी इस समय? वो गए हैं कहीं पर।
बिल्कुल परिवार का दुख आप समझ सकते हैं। परिवार जो है वो काफी परेशान है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 9 दिन बाद भी पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है और जो परिजन है उनका कहना है कि किस हालात में होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिकारियों से अगर बात की जाए तो वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो वहीं इनके जो अपहृत ब्रजेश है उसके पिता, माँ और भाई को पुलिस अपने साथ कहीं ले गई है और उनको भी मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा है। तो साफ है कि कानपुर पुलिस से भी कानपुर देहात की पुलिस ने सबक नहीं लिया है और कहीं ना कहीं नाकामी और नाकारेपन को लेकर कानपुर देहात की पुलिस जो है वो कानपुर पुलिस से भी एक कदम आगे चल रही है, क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद भी पुलिस जो है वो इससे कोई सबक नहीं लेना चाहती है। क्योंकि कानपुर में जिस तरह से संजीत को 1 महीने बाद पुलिस ने खुलासा किया और खुलासा भी संदेह के घेरे में है, लेकिन कानपुर देहात में भी 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ब्रजेश का कुछ पता नहीं है। ना ही किसी तरह का कोई सर्विलांस टीम का गठन किया गया, ना ही कोई टीमें गठित की गई, ना ही उस तक अभी तक कोई पहुंच सका। और यही नहीं, क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की स्थिति एग्जिस्ट करती भी है? हालिया प्रकरणों से ये सवाल उठने लगा है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अपनों की उम्मीद टूट रही है और सवाल बड़े होते जा रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है कानपुर के अंदर। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे प्रभात। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।